नमस्कार। राम माधव गए थे अमेरिका और अमेरिका में उन्होंने एक भाषण दिया, उसका एक हिस्सा वायरल हुआ। उस वायरल हिस्से में वो कह रहे हैं कि भारत जो है वो देखो अमेरिका का सब कुछ बर्दाश्त करता है, डिसिप्लिन बच्चे की तरह। आपने टैरिफ लगा दिए, हमने झेल लिए, अपने 50% लगा दिए, हमने उफ तक नहीं की। आपने कहा रूस से तेल मत खरीदो, हमने खरीदना बंद कर दिया। आपने कहा ईरान से तेल मत खरीदो, हमने खरीदना बंद कर दिया। यानी देखो हम कितने अच्छे गुलाम हैं आपके, हम कितना आपका ख्याल रखते हैं, प्लीज़ हमसे रूठा ना करो। अब आप कहेंगे कि ये इतनी बड़ी बात क्या है, ये तो सबको पता सरकार ऐसी कर रही है। लेकिन राम माधव कह रहे नहीं, ये मैंने गलत कहा था, बल्कि इसका उल्टा है। हाँ, उन्होंने ट्वीट किया और माफ़ी मांगी कि भाई मुझसे गलती से निकल गया, मेरी जुबान टूट गई वाला जो है। पर मैं ये कहना नहीं चाहता था, बल्कि हमने रूस से तेल खरीदने का भी विरोध किया कि भाई हमको खरीदने से रोक रहे हो, उसका भी विरोध किया। हमने आपको ईरान वाला जानबूझ के नहीं बोले हैं, क्योंकि उनको अपना इस्लामोफोबिक वाली राजनीति चलानी है। और हमने टैरिफ 50% का भी विरोध किया और 18% टैरिफ आ गया, उसका भी मतलब कुल मिला के लिख के उन्होंने ट्वीट पे और माफ़ी भी मांगी है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने गलत बोला, मैंने गलत जानकारी दी, मेरी जुबान टूट गई टाइप का जो बच्चे वाला है। पूरा पलट गया मामला और बच्चा बच्चा जानता है कि ऐसा हुआ है। मोदी जी ने कोई बहुत जम के आवाज़ नहीं उठाई, यानी कि ईरान युद्ध के टाइम में आयतुल्ला अली खामेनी के श्रद्धांजलि तक नहीं दिया आपने। खैर, अमेरिका में जाके ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, पहली चीज़। और ये जो कहने गए थे, ये गए क्यों थे, वहाँ जाने के पीछे की स्टोरी क्या है, और ये पीछे चल क्या रहा है। जहाँ पे एक बात निकल गई, खबर बन गई, तो हमको पता चल गया, वरना ये वहाँ जाके होके आ जाने वाले थे। हम में से ज़्यादातर लोगों को पता नहीं चलने वाला था। तो यहाँ से सवाल उठता है कि क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, ये पीछे की कहानी क्या है, अंदर की स्टोरी क्या है। आज हम उसी स्टोरी को समझेंगे। ये बात सिर्फ वो बयान नहीं है, ये उस बयान से कहीं बड़ी स्टोरी है। मैं हूँ गिरिजेश वशिष्ठ, आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। अभी आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, QR कोड स्कैन कर लीजिए। अगर आपके पास पैसे एक्स्ट्रा हैं तो, बहुत पैसे एक्स्ट्रा हैं तो, मतलब आपके पास में ज़रूरत के पैसे के बाद, सेविंग के पैसे के बाद भी है तो। खैर, ये है क्या, राम माधव वहाँ क्यों गए थे। एक तो हडसन फाउंडेशन है, एक तो हाँ, उसमें न्यू इंडिया के ऊपर एक चर्चा हो रही है हडसन फाउंडेशन में। ठीक है साहब, न्यू इंडिया कॉन्फ्रेंस, उस कॉन्फ्रेंस में राम माधव जी बुलाए गए। अब हडसन फाउंडेशन के इस फंक्शन में, हडसन इंस्टीट्यूट है, माफ कीजिएगा, इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष है राम माधव। हडसन इंस्टीट्यूट ने इनको बुलाया क्यों। आपको एक पुरानी सी खबर याद आ जाएगी कुछ समय पहले की, और वो ये कि अमेरिका में आजकल, अब ट्रंप की सरकार आ गई, थोड़ा सा सीन बदला है, तो आरएसएस वहां लॉबिंग करने के लिए पेमेंट कर रही है। ये एक खबर आई थी, उसमें वहां की एक लॉबिंग फर्म के खाते दिखाए गए थे कि इतना इतना पैसा आरएसएस की तरफ से किसी और आदमी ने दिया। आरएसएस ने इसको मना किया, कि खंडन किया कि ऐसा नहीं है। लेकिन ये कहानी उससे थोड़ी सी जुड़ती हुई लगती है, नहीं भी जुड़ी हो सकती, हो सकता है आरएसएस पैसे ना देता हो। पर यहां पर हडसन इंस्टीट्यूट एक ऐसे आदमी को बुलाता है जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, और सिर्फ आरएसएस से जुड़ा हुआ नहीं है, इंडिया फाउंडेशन चलाता है। और इंडिया फाउंडेशन का अगर आप रोल देखेंगे, उसमें इंडिया फाउंडेशन में इनका बेटा, किनका, डोभाल साहब का बेटा भी है, और इनका रोल मेनली नेटवर्किंग करना है अमेरिका में, थोड़े बहुत आसपास के देशों में भी, 2-4 मालदीव में कर लेते हैं, श्रीलंका में, मेनली अमेरिका में। यानी अमेरिका के साथ में ये नेटवर्किंग करते हैं। मतलब वहाँ पर, अमेरिका डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक आदमी को सेट करके तो काम चलेगा नहीं, तो वहाँ पे अलग अलग लोग जो सिस्टम में हैं उनको सेट करते हैं, क्योंकि अमेरिका परंपरागत पेट्रोनेज देता रहा है आरएसएस को भारत में। ये पुराने आरोप हैं, लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि अमेरिका के सरपरस्ती में ही आरएसएस बड़ा हो रहा है, बड़ा हुआ है।
हमने बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी हैं, जैसे कि कैसे मोदी जी एक ज़माने में वहाँ के विदेश मंत्रालय की एक इंस्टीट्यूट के अंदर जाके ट्रेनिंग लेके आते हैं, उसके बाद उनका करियर ऊपर जाना शुरू हो जाता है, मुख्यमंत्री बनने लगते हैं, दूसरी चीज़ें होने लगती हैं। अमेरिका बड़ी जल्दी जल्दी जाया करते थे किसी ज़माने में। तमाम सारी निकल के चीज़ें आती हैं, और वो चीज़ें आती हैं उसके साथ ये भी आता है कि कैसे अमेरिका की एक कंपनी वाइब्रेंट गुजरात के नाम पे, अब सरकार का ही पेमेंट होता है, सरकार के नाम पे ही कोई चीज़ होती है, कोई एजेंसी हायर की जाती है। अब आप ये मत कहिएगा कि कंपनी है पैसे दे के ले लिया, अगर ऐसा है तो कंपनियों को एक देश दूसरे देश में प्रतिबंधित क्यों करता है? चीन क्यों कहता है कि अपनी कंपनियों को कि तुम इस देश को तांबा बेचोगे, इसको नहीं बेचोगे? अलग अलग समय पे अलग अलग कंपनियां भाई, और ये जो जाते हैं हवाई जहाज में बैठ बैठ के देशों के नेता दूसरे देश में, क्यों बोइंग के लिए लगातार डोनाल्ड ट्रंप पुश करते हैं, बोइंग को बिजनेस दिलाते हैं? क्योंकि कंपनियां ही देश हैं। अगर हम रूसी तेल इंपोर्ट करने की बात करते हैं तो मोदी जी को पीना नहीं है तेल, वो रिलायंस के काम आएगा। अगर प्रतिबंध लगता है तो कंपनियों पे लगता है, रूस की कंपनियों पे प्रतिबंध लगाया अमेरिका ने, ईरान की कंपनियों पे लगाया, व्यक्तियों पे लगता है, देश पे नहीं लगता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अमेरिका की एक कंपनी आती है, मोदी जी की मदद करती है, और मदद उसको बाकायदा वाइब्रेंट गुजरात के नाम पे भुगतान किया जाता है, और उस वाइब्रेंट गुजरात के साथ साथ वो मोदी जी की इमेज बिल्डिंग करती है, लार्जर देन लाइफ इमेज बनाती है, अमेरिका के फार्मूले लेके आती है। भारत में एक बड़ा नैरेटिव हिंदू मुसलमान का और एक ट्रोलिंग नेटवर्क बनाने में उसी अमेरिका की कंपनी, जिसका कि नाम मेटा है, कभी फेसबुक हुआ करता था, दिल खोल के मदद करती है। ये उनकी इंटरनल रिपोर्ट में भी आ चुका है, तमाम सारी जगहों पर आ चुका है। उनकी हिंदुस्तान में जो प्रमुख थी पॉलिसी की, उसको भी इस्तीफा देना पड़ा था, अनकी दास नाम अगर याद हो तो आप इन चीज़ों को अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं से एक कंपनी वहाँ से आती है। और भी बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे, जैसे कि मोदी जी के ऊपर एक प्रतिबंध लगा दिया अमेरिका की सरकार ने, ट्रैवल, कि अब ये अमेरिका ट्रैवल नहीं कर सकता। भाई अमेरिका में क्या कुतुब मीनार देखने जाना है हमको? सब कुछ तो देखा है मोदी जी पहले से ही, तो प्रतिबंध से मोदी जी का क्या बिगड़ जाएगा? बड़ी बेसिक सी बात है, लेकिन फ़ायदा बहुत होगा। उसी सिलसिले में अगर इसको जोड़ के देखें तो प्रतिबंध लगाने से आरएसएस के सबसे ज़्यादा फ्रंट पे पॉलिटिकल लीडर जिसको वो पुश कर रही थी, उसको फ़ायदा ये हुआ कि उसने भारत में अपनी इमेज बनाई कि देखो ये मोदी दुनिया से लड़ रहा है। आज इस मोदी को अमेरिका भी प्रतिबंध लगा रहा है, लेकिन ये हिंदुओं के लिए लड़ेगा टाइप का जो बनती है इमेज, बनाई गई, और वो भी अमेरिका ने किया। तो हर तरह से अमेरिका इनको पुश करता रहा। लेकिन अभी क्या हुआ, पिछले कुछ समय से चीज़ें व्यक्तिगत ज़्यादा हावी हो गई, अब नेताओं के पर्सनल ईगो भी होने लग गए। तो डोनाल्ड ट्रंप का आपको याद है, जब कैंपेन हो रहा था चुनाव, तो मोदी जी ने उसको थोड़ा सा तड़ी दे दी, थोड़ा सा गोली दे दी। उसने वहाँ कहा कि माय फ्रेंड मोदी इज़ कमिंग फॉर माय इलेक्शन कैंपेन, इज़ अ फैंटास्टिक फेलो वगैरह वगैरह। और ये अमेरिका गए, उसका प्रचार करने नहीं गए, बाइडेन से मिलकर चले आए, क्योंकि इनको लग रहा था कि हार जाएगा ये चुनाव, इसका प्रचार किया तो बाद में बाइडेन परेशान करेगा। मतलब सबका दिमाग अमेरिका को खुश करने में लगा हुआ है। तो उस अमेरिका को खुश करने के सिलसिले के बीच में जब आप हडसन इंस्टीट्यूट में जाते हो, तो हडसन इंस्टीट्यूट में एक भाषण देने से खुश थोड़ी हो जाएंगे ना। जब ये आयोजन करते हैं तो वो थिंक टैंक है, वहाँ पे बड़े सारी सेलिब्रिटीज़ आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, और वो लोग उस पर चर्चा करते हैं, और उस चर्चा करने में बाकायदा वो ये पता लगाते हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। और उस चर्चा के बाद में वहाँ पर लोग इकट्ठे होते, जैसे इस वाले आयोजन में डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के पुराने थे, भारत के राजदूत थे, पॉलिसी एडवाइज़र थे, वर्ल्ड बैंक के अधिकारी थे, राम माधव के साथ में। राम माधव ने मंच पे जो बोला वो तो एक आयोजन था, मतलब जैसे कि बर्थडे होता है, बर्थडे में बच्चे डांस करते हैं, आप शादी में जानते हैं मंच पे वरमाला होती है, वरमाला मेन इवेंट है, लेकिन एक इवेंट और भी चलता होता है। अरे गुप्ता जी कैसे हैं, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए, बड़े अच्छे कपड़े पहन के आए हैं आप। अरे साहब आप तो आए नहीं, एक बार हम लोग गुड्डू की शादी मिले तो उसके बाद से अब मिल रहे हैं। तो एक नेटवर्किंग चलती है। इन लोगों की नेटवर्किंग में लोग कपड़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर जब एक कॉफ़ी ब्रेक होता है उसमें ये लोग पीछे जाते हैं,
जो मेन काम होता है वो वही होता है कॉफ़ी ब्रेक वाला, मंच पे भाषण देने दो मत देने दो। उस कॉफ़ी ब्रेक में संभावनाओं पे बातचीत होती है, आप ऐसा कर दो, आप हमको फलां जगह पुश कर दो, हम आपको फलां जगह कर देंगे, हम आपको फलां बिजनेस दिला देंगे, हम आपका फलां जगह सेटिंग करा देंगे, आप फलां जगह करा दो। क्योंकि इंडिया फाउंडेशन नेटवर्किंग करने के लिए ही प्राइमरी उसका काम अघोषित माना जाता है। तो वो इंडिया फाउंडेशन वहाँ जा रहे हैं राम माधव नेटवर्किंग करने के लिए। राम माधव ही नहीं, वहाँ पर तो आरएसएस के बहुत सारे लोग जाते हैं, जैसे दत्तात्रेय होसावले, वो भी जा चुके हैं इसी आयोजन में। इसके साथ विजय चौथाई वाले, बीजेपी की फॉरेन अफेयर्स हेड, वो भी जा चुके हैं, भारत के एम्बेसडर भी जा चुके हैं। यानी ये सब लोग जो अब कुछ फ्रीक्वेंसी इनकी बढ़ गई है, क्योंकि जब वो आयोजन का नाम ही न्यू इंडिया कर रहा है तो आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए। तो बड़ी सारी एक फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, इन सब लोगों को वहाँ बुलाया जाने लग गया। और इसको अगर आप देखना चाहें तो ये इस तरह से देख सकते हैं कि जो कृपा होती थी वहाँ से, भाई आप कम्युनिस्ट पार्टियों पे कहते हैं ना कि इनको कभी यूएसएसआर से मदद मिलती थी या चीन से इनको मदद मिलती है पार्टी चलाने के लिए, तो वैसे ही इनके ऊपर आरोप लगता है। हालांकि अब चीन के बारे में मैं कई वीडियो बना चुका हूं कि आरएसएस की चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से भी बहुत नज़दीकी हो गई है। रेगुलर कार्यक्रम होते हैं लोगों के आपस में, आना जाना, प्रतिनिधिमंडलों का आना जाना, उनके लोग यहाँ नागपुर आते हैं, इनके वहाँ जाते हैं, चीनी कम्युनिस्ट पार्टियों के। तो अब जब ट्रंप के कारण गणित गड़बड़ाता है तो इनको, आरएसएस को अमेरिका के साथ जो ढीला पड़ गया मामला, चारपाई, उसको फिर से उसकी अदवाइन खींचने की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो टाइट हो जाए। तो उस सिलसिले में ही जोड़ के मैं देखता हूँ उस घटनाक्रम को जिसमें कि लॉबिंग फर्म को पेमेंट करने की बात आई थी। उसी सिलसिले में मैं देखता हूँ कि इस तरह के हडसन इंस्टीट्यूट टाइप के आयोजनों में जाना, वहाँ के बड़े बड़े लोगों से मिलना और लोगों के साथ में नेटवर्किंग करना। नेटवर्किंग का मतलब कुछ भी हो सकता है, उसमें निश्चित तौर पे गिव एंड टेक से ही रिश्ते चलते हैं। आप आइए, हमारी आपसे मुलाकात करा देंगे, हम उससे करा देंगे, या आप हमारी चीज़ करा दो, या व्हाइट हाउस तक हमारी ये मांग पहुंचा दो। उसमें राम माधव का जो भाषण होता है, उस भाषण में राम माधव ने गलती की थी, गलत बोल दिया था, जो मोदी जी की नज़र में बहुत बड़ी गलती थी। जिस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी नकार रही है, विपक्ष कह रहा है इन्होंने ये किया, राम माधव ने वही बोल दिया था। इसलिए राम माधव गलती मान रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। अब यहाँ पर एक सीन बनता है, वो सीन ये बनता है कि आपकी तरफ से राम माधव ही क्यों? क्योंकि राम माधव आरएसएस के पॉलिटिकल विंग के ऐसे लोगों में से हैं, महासचिव भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, कभी मंत्री भी रहे हैं केंद्र में, मेरे ख्याल से मोदी जी के पहले कार्यकाल में। तो वो दिमाग फेरने का जो एक बड़ा एक्सपर्टीज है उनकी। मुझे बताया गया कि मणिपुर में राम माधव लंबे समय तक इम्फाल के आसपास सक्रिय रहे। उन्होंने बहुत सारी कैंप किए वहाँ पे, और वहाँ के लोगों को ये समझाने में भूमिका निभाई कि भाइयों, ये जो पहाड़ों पे रहने वाले आदिवासी लोग हैं, ये तो आदिवासी हैं, तो आपको पहाड़ों पे ज़मीन खरीदने का अधिकार नहीं है, लेकिन इम्फाल में जो मैदान का इलाका है वो तो सीमित है, और वो लोग वहाँ की ज़मीन इम्फाल में आके खरीद सकते हैं। अगर वो इसी तरह से इम्फाल में ज़मीन खरीदते जाएंगे तो तुम्हारा कुछ रह ही नहीं जाएगा। ये एक तरह का ओवर सिंप्लीफिकेशन करके एक फैलेसी है, एक झूठ है, लेकिन ये उनके लोगों के दिमाग में बिठाया गया। और बिठाया इसलिए गया क्योंकि ये बहुसंख्यक के दिमाग से खेलने के काम होते हैं। जैसे कि अब पिछड़ा वर्ग में बहुसंख्यक कौन है, तो उसको तोड़ के बाकी लोगों को इकट्ठा कर लो। खैर, उस पर जाने के बजाय मणिपुर में इन्होंने जो मैतेई समुदाय के लोग थे उनको ये समझाया, और ये बाकायदा राम माधव ने खुद इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा मणिपुर में जब अशांति हुई उसके बाद, और उसमें कहा कि वहाँ के लोग ऐसा सोचते हैं, उनके साथ ऐसा होता है। तो अब ये लोग कहने लगे कि हमको भी पहाड़ पे ज़मीन खरीदने को दो। पहाड़ पे ज़मीन खरीदने में पर्यावरण का मसला है, कुकी लोग जो हैं इनका विरोध करते हैं, उधर नगा अलग हैं, वो भी आदिवासी हैं। तो एक कन्फ्लिक्ट बनता चला गया, जो बढ़ते 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 एक ऐसी स्थिति आई कि आरएसएस सबके हाथ से निकल गया। वो कन्फ्लिक्ट बड़ा हो गया, झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई। अब जैसे हिंदू मुसलमान को लेके हमारे यहाँ चलता जा रहा है, दिमाग में घूमता जा रहा है,
एक दिन वो भी आ सकता है कि इतनी ज़्यादा हो जाए कि जो लोग हमको आगे भड़का के आगे ले जा रहे हैं वो खुद भी ना रोक पाएं। तो वही मणिपुर में हो गया। तो ये सब जो भूमिकाएं हैं राम माधव की, इनकी उनकी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। इन चीज़ों को अगर आप लेके चलोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये हडसन इंस्टीट्यूट का जो भाषण था, उस भाषण में राम माधव ने ये जो डायलॉग बोल दिया था जिसके लिए वो माफ़ी मांगते घूम रहे हैं, ये डायलॉग तो एक कहानी है। असल कहानी ये है कि अमेरिका के अंदर एक बड़े लेवल पे अमेरिका के वर्तमान निजाम को मनाने की कोशिश की जा रही है। वो रूठा हुआ है, भारतीयों को अपमानित करके भेजता है। क्यों भेजता है? ताकि वो जो हमारी सरकार है इसकी सामने बता सके इसकी असलियत देखो क्या है, इसके अंदर हिम्मत नहीं है। वो वहाँ से हमारे ऊपर जितना चाहे टैरिफ लगा देता है, हम चूं चपड़ भी नहीं करते हैं ताकि लोगों को बता सके देखो कितना डरपोक है। और इस तरह की चीज़ें करते करते आपने देखा कि एप्स्टीन फाइल में आया था। ट्रंप को खुश करना चाहते थे मोदी, एप्स्टीन ने लिखा और उसने बताया कि जाओ वहाँ पे डांस और सिंग करो, मतलब मुहावरा है, खुश करो उसको, नेतन्याहू को, कृपा आ जाएगी। और नेतन्याहू को खुश करने के लिए गए, वहाँ पर डील करके आए। ये तो एप्स्टीन फाइल के जो पेपर्स है उसमें लिखा हुआ है। अब उसका इंटरप्रिटेशन यही निकल रहा, हो सकता है कुछ और निहितार्थ हो तो मालूम नहीं। और वहाँ पर ये जाके करके आए हैं। उसके बाद में इन्होंने वहाँ से हथियार खरीदे बहुत सारे पैसे देके, और उसके बाद ट्रंप खुश हो गया। और उसी डील के अंदर पेगासस खरीदा गया था, याद कीजिए। उसी यात्रा में पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री गया था जो फिलिस्तीन नहीं गया और इजराइल होके आ गया, जबकि हमारी नीति टू नेशन थ्योरी की है, हम दोनों देशों को बराबर मान्यता देंगे। तो ये जो खुश करने का कार्यक्रम चल रहा है उस समय से, इसमें क्या होता है, ये थोड़ा खुश करते हैं, आज प्रसाद चढ़ा के आते हैं देवता, दूसरे दिन फिर रूठ जाता है, फिर उड़ जाता है, फिर प्रसाद चढ़ाने चले जाते हैं। क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरी नौकरी तब तक चल रही है जब तक ये वाले देवता हमारे ऊपर कृपा बनाए हुए हैं। पता है का मालूम नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। और जब तक लगेगा मैं बहुत सारी पीछे से फील्डिंग करूंगा, नेटवर्किंग करूंगा। और उसी सिलसिले में, वरना ये बताइए, हिंदुस्तान के विजन के बारे में बताने के लिए आरएसएस के 4 लोग ही हैं क्या? और निश्चित तौर पे जब आरएसएस के अलावा भी लोग हो सकते हैं तो वो वहां क्यों नहीं दिखते हैं? तो ये आरएसएस वाले क्या ऐसा कर रहे हैं कि वहां जा रहे हैं? तो वो लॉबिंग वाली जो पहले बात आई थी वो सही थी? तो ये सब चीज़ों को मिला के अब आपको एक तस्वीर सामने आई होगी कि ये जो भाषण दिया है उन्होंने, कहाँ दिया, कैसे दिया, क्या आयोजन था और वो कौन सी संस्था है, ये सब आपको पता लग गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि गागर में सागर हो गया। बहुत सारी जानकारियाँ हैं, सर्च करिए गूगल पे जो मैं बता रहा हूँ और आपको 10-10 जानकारियाँ मिलती जाएंगी। आप चाहेंगे तो पूरी सीरीज बना सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।